तो अगली बात है वो है आपके पास लाइन इन स्पेस। लाइन इन स्पेस ये आपका 3D का पहला टॉपिक है। लाइन इन स्पेस क्यों लिखा ये भी बात समझे, क्योंकि लाइन ऑलरेडी हम क्लास 11th में पढ़े हैं, लेकिन वो किस में पढ़ा है हमने, 2D में पढ़ा है। किस में पढ़ा है, जो भी इक्वेशन वहां मिलते थे वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म मिले थे, वहां कोई z एक्सिस इन्वॉल्व नहीं था। तो यहां जो हम वेक्टर 3D में जो लाइन पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, स्पेस में पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जेईई, मतलब इससे क्वेश्चंस 2-3 तो आना ही आना है, भरा पड़ा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आपको इक्वेशंस बताते जाएंगे और उसके साथ ही आपको क्वेश्चंस कराते जाएंगे ताकि वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करना वो भी समझ में आए। एक और बात कि इसमें टेढ़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि ऐसे कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया गया, नहीं, इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं कि ऑलरेडी वेक्टर 10 घंटा 12 घंटा आप पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, और उस सारी चीजों का यहाँ भी यूज होना है, तो इसमें बिल्कुल हम लोग सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे। पहली बात कि हम पहला इसमें इक्वेशन देख रहे हैं लाइन का, जो किसी पॉइंट से गुजर रहा है और किसी गिवन लाइन के पैरेलल है। यानी अगर हम वेक्टर के टर्म में बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच पोजीशन इज ए वेक्टर एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर दैट इज बी वेक्टर। उसके हम दो इक्वेशन देखेंगे, एक वेक्टर फॉर्म देखेंगे और एक कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। अब रही बात पर्सनल ओपिनियन की, अगर आप जेईई के लिए जा रहे हैं तो ज्यादातर काम आप कार्टेशियन में करने की कोशिश करो क्योंकि वो आसान होता है। और अगर आप बोर्ड के लिए जा रहे हो तो बोर्ड में आपको अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो वेक्टर फॉर्म में काम करना पड़ेगा, और कार्टेशियन फॉर्म में पूछ रहा है तो कार्टेशियन फॉर्म में काम करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे पास लग्जरी है, हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला लिखें इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through a point and parallel to a given vector। पैरेलल टू ए गिवन लाइन बोल देते हैं और अलग अलग फॉर्म में हम इसको वेक्टर बोल देंगे, या जो भी आप जिस तरीके से बोले। ठीक है, पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर ही बोल लो, वेक्टर में लिख रहे हैं तो क्यों लाइन। ठीक, अब हम सबसे पहला इसमें देख रहा है, वो देख रहा है बच्चे वेक्टर फॉर्म। क्या देख रहा है, वेक्टर फॉर्म। हम प्रूफ में ज्यादा नहीं जाएंगे, यहीं पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चले जाएंगे कैसे कहानी बनेगी। वेक्टर फॉर्म का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ लाइन हम देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू हमने एक पॉइंट ले लिया ए जिसका पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया है ए वेक्टर, एंड हमने ले लिया पैरेलल टू बी वेक्टर। और किसके पैरेलल है बच्चे, बी वेक्टर के। अगर हम फिगर की बात करें तो एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, समझने के लिए जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लिखना चाहें थोड़ा सा समझने के लिए तो लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई लाइन है जो ऐसे गुजर रही है, यहां ये किसी पॉइंट ए से गुजर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, यानी ए वेक्टर है तो ए वाला वेक्टर ए वेक्टर रहा होगा, यस और नो। और ए किसी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, ऊपर कहीं बी वेक्टर रहा होगा, हो सकता है बी वेक्टर इसी लाइन पे लाई करे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहां कोई एक नॉर्मल पॉइंट जनलाइन पॉइंट ले लेते हैं आर, जिसका हम पोजीशन वेक्टर आर दे देते हैं, और इस पॉइंट का नाम हम पी दे देते हैं, इसको हम आर वेक्टर लिख देते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब इसका जो इक्वेशन आता है वो हम लिख देते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू आता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर दैट इज बी वेक्टर। बन कैसे रहा है, सीधा सीधा है। क्या करें, यहां से हम एपी वेक्टर की बात करें तो आप बोलोगे कि सर एपी वेक्टर बेसिकली लैम्डा बी वेक्टर है, यस और नो, क्योंकि एपी वेक्टर जो है किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल। तो यहां से आप बोलोगे एपी वेक्टर जो है पोजीशन ऑफ पी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहां क्या लिखोगे, लैम्डा बी वेक्टर। तो आप यहां से देख पाओगे कि आर वेक्टर कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और यही हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। बोला है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इसी चीज को हम लेके चल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म, किसमें, आर वेक्टर यहां पे क्या है, एक्स आई का प्लस वाई जे का प्लस जेड के का। अब अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात कर ले, कार्टेशियन फॉर्म, तो अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू हमारे पास ए पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, कितना बच्चे z1 एंड हमारे पास एक बी वेक्टर है एंड पैरेलल टू बी वेक्टर जिसको हम ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस कितना बच्चे जेड के कैप। यानी इस पैरेलल लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है क्या है एबीसी है, क्या है। तब इसका जो इक्वेशन आता है वो आता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा। आप डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रही बात इसकी एक्सप्लेनेशन की, यही से हम कंक्लूड कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने r वेक्टर को कुछ मान लिया दैट इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस का कितना बच्चे z के कैप लिखा। तो जैसे आप यहां से r वेक्टर को पुट करोगे आएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप, यस और नो, इज इक्वल टू इधर a वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर है जो आपने क्या माना है x1, y1, तो यहां पे आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस का z1 के कैप। हाँ या ना बोल। देखिए जरूरी है क्योंकि पूछेगा कार्टेशियन से वेक्टर में और वेक्टर से कार्टेशियन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको कन्वर्ट कैसे करना है वो समझेंगे। ये आपका ए वेक्टर आ गया प्लस लैम्डा, बी वेक्टर है आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस कितना सी के कैप, यस सुनो। अब अगर थोड़ा ध्यान से देख तो इधर लिखेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, अगर यहां से कॉमन कर रहा है तो x1 हम अभी लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझ रहे हैं एक चीज, माइनस का x1 आई कैप माइनस का y1 जे कैप माइनस का z1 के कैप इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप। सोच, और बाहर बैठा है लैम्डा, बाहर बैठा है, अरे आया नहीं आया, बस इस वाले पूरे को हम इस साइड लेके आ गए। अब इस दोनों में से अगर आई कैप को साथ रखा जाए, यहां से समझेगा, तो तुम्हें मिलेगा x माइनस x1 और यहां मिलेगा आई कैप प्लस y माइनस y1 और यहां मिलेगा j कैप और प्लस z माइनस z1 और यहां मिलेगा k कैप इज इक्वल टू इधर मिलेगा लैम्डा ए कितना ए आई कैप प्लस का बी जे कैप और प्लस का कितना बच्चे सी के कैप मिला। अब अगर थोड़ा ध्यान से देख तो तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें आई कैप को x माइनस x1 इज इक्वल टू ए लैम्डा मिलेगा, मिला, और y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चे b लैम्डा, और z माइनस z1 जो कितना मिलेगा, थोड़ा ध्यान से देख तो तुम बोलोगे x माइनस x1 अपॉन a और y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c सब कितने के बराबर है, और यही हमारा कहलाता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है। यानी अब अगर कोई इक्वेशन दिया है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में बहुत ही आसानी से पहचान के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसको वो आप क्वेश्चन पे बता दे रहे हैं, लेकिन ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। क्लियर है, नोट करें फटाफट। अच्छा, इसी इक्वेशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां पैरामीटर क्या है बच्चे, पैरामीटर क्या है लैम्डा, पैरामीटर क्या है यहां पे लैम्डा। चल तो इधर मिटा देते हैं। थोड़ी सी इसमें इंफॉर्मेशन और लिख लेगा नोट करके। Any point on the line is taken as, कोई भी पॉइंट अगर हमें लाइन पे लेना है तो उसको हम कैसे लेंगे, सिंपल है, x1 प्लस ए लैम्डा कॉमा y1 प्लस कितना बच्चे b लैम्डा और प्लस कॉमा z1 प्लस कितना c लैम्डा, इस तरीके से लेंगे और इसी को हम बोलते हैं जनरल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बच्चे, जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट्स बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट ऑन लाइन। ये क्या कह रहे हैं हम, इस बात को समझ कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है x माइनस x1 अपॉन a है इज इक्वल टू लैम्डा है। तो वो सिंपल सी बात है ना कि कोई भी पॉइंट अगर हम उस लाइन पे लेते हैं तो वो ए लैम्डा और x उधर जाके क्या हो गया होगा, x1 उधर जाके क्या होगा प्लस हो गया होगा। जब लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आ रही होगी तो पॉइंट्स उसी लाइन पे क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा। यस सर, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है।
इसके बाद हाँ, अब थोड़ा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में सोचो कि अगर हम आपसे एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस पूछे तो आप बोलोगे 1,0,0, वाई एक्सिस का 0,1,0 और जेड एक्सिस का। तो सीधा सीधा बात है कि अगर हमसे कोई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछता है तो हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर हमसे कोई पूछता है तो हम बोलेंगे x माइनस कितना, केवल x एक्सिस की बात हो रही है तो x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y माइनस 0/0 इज इक्वल टू z माइनस 0/, यस और नो। ये हमारा इक्वेशन ऑफ क्या है? x एक्सिस है। ये ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में आप देख पा रहे हो कि y भी 0 और z भी कितना है? अरे हाँ है ना। उसी तरीके से अगर हमसे कोई इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछे तो हम क्या बोलेंगे बच्चे? x माइनस 0/0 इज इक्वल टू y माइनस 0/1 इज इक्वल टू z माइनस 0/0। यानी आप यहां बोलोगे कि x भी 0 होता है और z भी 0 होता है। और उसी तरीके से अगर कोई इक्वेशन ऑफ z एक्सिस आपसे पूछे तो आप बोलोगे कि ये कितना? x माइनस 0/0 इज इक्वल टू y माइनस 0/ इज इक्वल टू z माइनस 0/ कितना? 1। यानी यहाँ x भी 0 और y भी 0। ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये तो बात होगी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। अब अगली चीज हम देखने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू, और उसके बाद इस पे क्वेश्चंस। यानी अगली चीज जो है अपने पास वो है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। हम मान लेते हैं ए जिसकी पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है एंड बी जिसकी पोजीशन हमने क्या ले रखी है? बी वेक्टर। इस पहले इक्वेशन लिख देते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये आपका इक्वेशन है। अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये बना कैसे। वैसे हमें उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी चर्चा हम कर लेते हैं ताकि समझ में तो आए कि किस तरीके से जा रहा है। ठीक है, एक्स वाई जेड के टर्म में भी ले लेंगे। हाँ, अब जैसे मान लीजिए, अच्छा बी वेक्टर जो है यहां पे कोई पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, कोई पैरेलल वेक्टर, ओके ठीक है। तो हम एक फिगर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने। कोई एक लाइन हम ऐसे ले लिए, मान लिया यहां कोई हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट हम x1, y1, z1 ले लेते हैं, और यहां कोई पॉइंट हम b ले लेते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट हम x2, y2, कितना ले लेते हैं बच्चे? z2 ले लेते हैं। इसको हम ज्वाइन किए तो ये वाला a वेक्टर है, और इसको हम अगर ज्वाइन किए तो ये वाला वेक्टर हमारा b वेक्टर है, और बीच में कहीं यहाँ पे एक हम p पॉइंट ले लेते हैं जिसकी पोजीशन वेक्टर हम r वेक्टर ले लेते हैं। बोला है। अब सीधा सीधा बात है कि यहां अगर हम एपी का अगर डायरेक्शन रेशियो निकाले और अगर एबी का डायरेक्शन रेशियो निकाले, दोनों सेम होगा। अरे पैरेलल है, स्लोप भी सेम होगा, उस तरीके से सोच सकते हो। यानी एपी वेक्टर जो है वो कोलिनियर होगा एबी वेक्टर के साथ, है ना। तो यहां लिख सकते हैं एपी वेक्टर इज कोलिनियर विथ एबी वेक्टर, है ना। तो बोल सकता है कि एपी वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा लैम्डा एबी वेक्टर के। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो एपी वेक्टर यहां से निकालेगा तो क्या आएगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यस और नो। और लैम्डा ए लिखेगा एबी वेक्टर में कितना बच्चे? बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। तो यहां से देख पाओगे कि आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस लैम्डा, और ये आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए। क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? अब थोड़ा हम इसके कार्टेशियन फॉर्म की तरफ चलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, अब हम प्रूफ करने जाएंगे, सीधे आपको इक्वेशन लिख के बताएंगे कि दो पॉइंट है, पहले पॉइंट से पास हो रहा है और दूसरे के पैरेलल है। वो पैरेलल किसके? हम थोड़ा इमेजिन कर रहे हैं, वो पैरेलल है एबी के। किसके? हाँ, एबी के पैरेलल है। ऑब्वियस सी बात है, एबी यहां भी हो सकता है, इसका डायरेक्शन रेशियो चेंज कर देंगे तो पैरेलल ही क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। सीधा सीधा बात है। तो अगर यहां से हम कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं तो ये आता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन कितना लिख रहे हैं बच्चे? z2 माइनस z1। ये हमारा इक्वेशन हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। अब ध्यान से देखेगा तो ये और कुछ नहीं है, AB का डायरेक्शन रेशियो। हमने बताया था ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, नहीं क्या
यानी अगर हमारे पास ये दो लाइन है ए और बी, दो पॉइंट है ए बी, इसको ज्वाइन करने से अगर हम इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे, वेक्टर में पढ़ाया ना कि दो पॉइंट्स अगर दिया रहे तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। यानी ये और कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखेगा तो ये बेसिकली ए बी सी ही है, यानी ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। किसका डायरेक्शन रेशियो है, ए बी। यानी उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, आप उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल के पहला वाला फॉर्मूला लगा दो या डायरेक्ट यहीं से निकाल लो। क्या ये बात समझ में आ रही है, कार्टेशियन फॉर्म क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब अगर एक क्वेश्चन हम देख के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें किस तरीके से जा रहा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास दिया है बच्चे x माइनस थ्री अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 5। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन में हम आंसर लिखेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। एक बात बता, किस पॉइंट से पास हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है क्या? ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है? 3, -1, 3। यस और नो? मतलब सीधा सीधा बात है कि दिस लाइन पासेस थ्रू किससे पास हो रहा है बच्चे? 3, -1 और 3 एंड पैरेलल टू लाइन, सोच हम लिख रहे हैं पैरेलल टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज। क्या लिख रहा है? डायरेक्शन रेशियोज आर जो है वो है 2, -2, 5। यानी सीधा सीधा बात है, इसको हम लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस का 3k कैप और प्लस लेमडा, और बी वेक्टर की जगह लिखेंगे 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस का कितना बच्चे? क्या अब इसको देख के ऊपर वाला इक्वेशन और नीचे वाले को देख के ऊपर वाला इक्वेशन को लिखा जा सकता है? इसको देख के इसको और इसको देख के इसके, हाँ या ना? अगर मान लीजिए क्वेश्चन और लिख दिया हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए कि x माइनस 1 प्लस 3 है इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन माइनस 5 है इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 4 है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन लो। r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप इज इक्वल टू प्लस लैम्डा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस, बोर्ड में इसी का 3 नंबर देता है। समझ रहे बात? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? पासिंग थ्रू ए पॉइंट, अभी क्वेश्चन इसको और करा है, एक क्लियर है? चल नोट कर फटाफट। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन दिया है लाइन का जो है 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो। क्या पूछ रहा है इसका? फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो, find its direction ratios and also find vector equation of line and also find vector equation of line। ठीक है, और हम अपने तरफ से इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, also find direction cosines of line। थोड़ा सा उसको भी लेके आ जाते हैं क्योंकि भूल रहे हो आप लोग। हाँ, तो सबसे पहली बात की जो इक्वेशन दिया है कार्टेशियन, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, यानी सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने पड़ेंगे, यानी हमें चाहिए x माइनस x1 के फॉर्म। तो 6 हटा दिया, क्या हटा दिया? 6 हटाया तो आ जाएगा 6x माइनस 2/6 दैट इज 1/3, आएगा ना? इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 3 कॉमन होकर y प्लस 1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कॉमन होकर z माइनस 1। तो हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं? हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x माइनस 1/3 डिवाइड बाई 6 नीचे लेके आ गए तो 1/6। या सुनो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे?
y प्लस 1/3 और डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा, और ये हो जाएगा z माइनस 1 डिवाइड बाई कितना 1/2। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहां से आपको डायरेक्शन रेशियो दिख कितना रहा है, कितना दिख रहा है आपका 1/6 1/3 1/2। क्या ये लिखेंगे तो आंसर गलत होगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा, बस आपका ऑप्शन मैच नहीं होगा। तो जब भी इस तरीके से हो, इसका हम एलसीएम लेके इसको सिंपल बना दें, यानी एलसीएम लेने का 6 3 2 का एलसीएम कितना 6 कितना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, और ये 6 जो है वो इधर जाके लेम्डा के साथ हट गया, यानी अब ये जो इक्वेशन है ऐसा दिख रहा है x माइनस 1/3 1 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू समथिंग 6 लैम्डा, जिसको हम हटा देंगे। यस और नो? तो आप मुझे बताएं कि इसका डायरेक्शन रेशियो दिख कितना रहा है आपके पास? डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है 1,2,3 और ये पास किससे हो रहा है 1,2 सॉरी 2/3 था ना, 1/3 था, अच्छा 1/3 था, ए बी वाला 1/3 था, हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका जो वेक्टर इक्वेशन आएगा क्या आएगा बच्चे, वो सीधा सीधा लिख रहे हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू 1/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस कितना के कैप, और इसके साथ प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लैम्डा मल्टीप्लाई होके आई कैप प्लस का कितना आ जाएगा 2j कैप प्लस का कितना 3k कैप। अब कोई बच्चा बोलेगा सब नहीं, हम नहीं हटाना चाह रहे, ठीक है मत हटाना। यहां क्या पुट करोगे 1/6 1/3 1/2, फिर से तुम एलसीएम लेके λ/6 को बाहर हटाओगे, यस और नो, और λ/6 को मीन से रिप्रेजेंट कर दोगे, क्योंकि डायरेक्शन ऐसी हो तो प्रोपोर्शन है। आई बात समझ में? अगर अब आपसे यहां से डायरेक्शन कोसाइंस पूछ ले किसी क्वेश्चंस में, तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस तो इसी का निकालना है, तो सीधे सीधे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस, यस और नो? उसी तरीके से हम यहां लिखेंगे 2 डिवाइड बाई डायरेक्ट लिख दे 1 4 1 5 और 9 5 14 रूट अंडर 14, हां या ना बोल, और यहां फिर लिख दे 3 डिवाइड बाई प्लस माइनस कितना रूट अंडर 14। कोई दिक्कत है? इस तरीके से हम सारा चीज इसमें निकाल सकते हैं। अगले टाइप पे चले। अब अगला मान ले कि किसी 2 पॉइंट से लाइन गुजर रहा हो, तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? यानी अगला क्वेश्चन अपने पास बहुत आसान, ऐसे ऐसे लिखते जा रहे हैं, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हम सीधे लिख देते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या निकालना है हमें? इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट, पासेस थ्रू, हमारे पास पॉइंट दिया है बच्चे कितना -2, -4, -5 एंड पैरेलल टू, हमारे पास दिया है पैरेलल टू, हमारे पास लाइन दिया है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितना 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना 5 इज इक्वल टू z प्लस 8 डिवाइड बाई 6। इसके पैरेलल, इसके बेवकूफ बना रहा है, अगर इसके पैरेलल है तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो है वही उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो रहा होगा, यानी सीधा सीधा हम इक्वेशन लिख रहे हैं r वेक्टर इज इक्वल टू, पहले वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं r वेक्टर इज इक्वल टू -2 i कैप प्लस का 4 j कैप माइनस का 5 k कैप, हाँ या ना बोलेगा, प्लस लैम्डा 3 i कैप प्लस का 5 j कैप प्लस का 6 k कैप। सोच ले, अरे नहीं आया क्या? इस लाइन के पैरेलल है ना, तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही जो लाइन हमें निकालना है उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। हमें इस पॉइंट से क्या लेना देना? ये लाइन गुजर रहा होगा 3, -3, -4, -8 से, और इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो बी वेक्टर होगा। बी वेक्टर कितना है 3i का प्लस 5j का प्लस 6 का, और उसका भी बी वेक्टर यही होगा क्योंकि इसके पैरेलल है। यस और नो? आ रहा है, समझ आ रहा है? चलो, अगर हम इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो इक्वेशन बनेगा x प्लस 2 डिवाइड बाई कितना बच्चे 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइड बाई कितना 5 इज इक्वल टू z प्लस 5 डिवाइड बाई 6। यस और नो? आया कार्टेशियन इक्वेशन? कोई दिक्कत है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये भी आसान है। अच्छा, इसमें छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, फिर अगले पे चलेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through
passes through 2,3,4 और आगे कह रहा है and which has equal intercept on the axis and which has equal intercept on the axis अगर इक्वल इंटरसेप्ट है एक्सेस पे, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था इसलिए लिए। इक्वल इंटरसेप्ट कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2,3,4 एंड हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। एक ऐसा लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है इक्वली। बताएं। इक्वल इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट दोनों क्या है? अरे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को जहां कट करेगा वही इंटरसेप्ट होगा। और कह रहे इक्वल है मतलब एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट क्या है? इक्वल है। तो कोई भी वेक्टर अगर उस पॉइंट से गुजर रहा होगा तो लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ही रहा होगा। अरे 1 1 1 मान ले या 2 2 2 मान ले या 3 3 3 मान ले या 4 4 4 मान ले, लैम्डा 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 मान ले या ए मान ले कि मान ले वो एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट कट कर रहा है कितना, तो वाई पे भी कितना करेगा और जेड पे भी कितना करेगा। तो उसको हम ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? अभी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिखा था, एक से मिलेगा ए आई कैप, दूसरे से मिलेगा ए जे कैप और तीसरे से मिलेगा ए के कैप। सबको ज्वाइन करेंगे तो वेक्टर क्या मिलेगा? ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस, और वही उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। तो सीधे सीधे इक्वेशन लिख देना किस पॉइंट से गुजर रहा है। x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा लिख दे या ये लिख दे, क्या फर्क पड़ता है? अरे आया नहीं आया। इक्वल इंटरसेप्ट है मतलब 1 1 1 ही तो है, इसी के अलावा तो ये लाइन गुजर रहा है। पहले हम वो लाइन निकाले जो इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है और फिर हम दूसरा लाइन निकाले जो इक्वल इंटरसेप्ट के पैरेलल गुजर रहा है। क्योंकि अगर वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो दूसरा लाइन जो होगा वो उसके पैरेलल ही रहा होगा या खुद ही रहा होगा, वो या तो खुद रहा होगा या उसके क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द पॉइंट्स वेयर लाइन, हमारे पास लाइन दिया हुआ है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू z अपॉन 1 इंटरसेक्ट x y y z एंड z x प्लेन। कह रहा है कि हमें वो पॉइंट्स निकालना है जिसपे ये जो लाइन है वो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये जो लाइन है वो हमारे पास x माइनस 1 दिया है और y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 दिया है। तो एक्स वाई प्लेन को कहां मीट करेगा? जहां जेड एक्सिस 0 रहा होगा। एक्स वाई प्लेन को, ये जब लाइन एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रही होगी और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो गई होगी। यानी ये बात तय है कि जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसकी एक्स कोऑर्डिनेट वाई और वाई कोऑर्डिनेट -2 रहने वाली है। सोच ले, बात समझ में आ रहा है? यानी पहली बात हम इसमें लिख रहे हैं, लाइन मीट्स एक्स वाई प्लेन एट कितने पे बच्चे? 1, -2, 0। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत है? तो उसी तरीके से yz प्लेन कहां मीट करेगा? जहां x 0 हो, जहां x क्या हो? 0 हो। तो z की वैल्यू निकाल लेंगे वहां से, है ना? ओके, इसमें और थोड़ा डिटेल में लिख सकता, लाइन मीट्स xy प्लेन एट, बिकॉज यहां लिख देगा कि z कितना होना है यहां पे? 0। यस और नो? कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अब दूसरा, लाइन मीट्स YZ प्लेन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? देन आप यहां बोलोगे YZ प्लेन लिया तो x को क्या होना पड़ेगा? तो x को 0 होना पड़ेगा, तो यहां लिखोगे 0 - 1 डिवाइड बाई 2।
इज इक्वल टू यहां पे लिखोगे y प्लस 2 डिवाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू z डिवाइड बाई 1, हाँ या ना। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, y की वैल्यू यहां से सॉल्व करके देख, ऊपर वाले यहां से क्या आएगा, ये हमारे पास y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू कितनी आ रही है, थोड़ा सॉल्व कर यहाँ पे, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई किया तो y प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहाँ पे माइनस 3/2 -4 होगा ना, तो माइनस 3/2 आना चाहिए ना, y की वैल्यू कितनी आ गई -3/2, एक बार चेक करते हैं -3/2। उसी तरीके से z को इक्वेट करें, तो z को इक्वेट करें तो यहां पे आ जाएगा z इज इक्वल टू कितना, z इज इक्वल टू कितना -1/2, सीधे सीधे लिख दे क्या, आ गया। इसी तरीके से ऊपर वाला भी कैलकुलेट किया डायरेक्ट, समझ में आ रहा है, z तो 0 किया तो यहां से हमने निकाला, ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 अपॉन खत्म हो गया, तो हमारे पास x/2 इधर जाके x/2 इक्वल टू 0 खत्म हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 1, समझ पा रहा है। उसी तरीके से y प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब लास्ट में हमारे पास किसको किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लास्ट वो लाइन बी से, किसको xy हो गया zx को मीट कर रहा है तो y कितना होगा 0, तो y 0 रखे यहाँ पे डायरेक्ट रख रहे हैं, तो हमारे पास पहले इक्वेशन आ रहा है x प्लस है कि माइनस है, x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू अगर 0 रखा है तो ये आ रहा है -2, है ना। तो x की वैल्यू -4 प्लस 1, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -4 प्लस 1 कितना -3 बोला है। उसी तरीके से हम अगर z को रख रहे हैं तो हमारे पास a वाली वैल्यू किसको y0 पुट किया तो ये -2, तो z इज इक्वल टू कितना आ रहा है -2 ओनली, है ना वो z इज इक्वल टू कितना आ रहा है -2, तो ये हमारे पास तीनों एक्सिस को अब यहां से लिख सकता है, अगर आंसर समराइज करना चाहे -1, 2, 0, a कितने पे आ रहा है बच्चे, x हमारे पास 0 है, y हमारे पास -3/2 है और z हमारे पास -1/2 है ना। और यहां से हमारे पास x कितना है -3, y कितना है -2 और z कितना है 0। इस पॉइंट पे वो xy yz और zx को क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। क्लियर, नहीं आया, आया नहीं आया, सिंपल सी बात है, समझ रहे कि एक लाइन है इधर से आ रहा है और इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मान ले xy प्लेन है, जैसे ही xy प्लेन पे गिरा होगा z क्या हो गया होगा, ये बताया था जब हम पहली क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ले रहे थे तो हम आपको बताए थे कि xy प्लेन में z0 होता है, yz प्लेन में x0 होता है और zx प्लेन में y0 होता है, ये बात बताई थी। x एक्सिस पे y और z दोनों 0 होता है, y एक्सिस पे x और z0 होता है, z एक्सिस पे x और y0 होता है, ये सब बात बताई है ना, ये सब नोट करेगा फटाफट। चलिए, तो अगली चीज है आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए हमारे पास लाइन 1 जो है उसका इक्वेशन अगर हम लिख दें तो r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर हम लिख रहे हैं, और दूसरा लाइन L2 जो है उसको हम r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, पहले हम वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, फिर कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे। अच्छा, एक बात बता, अगर एक लाइन a वाला हमारा हाथ एक लाइन है तो ये किसी ना किसी वेक्टर के पैरेलल है, b वेक्टर के, मान लीजिए यही हाथ मेरा b वेक्टर है, ठीक है, ये दूसरा लाइन है, ये भी ना किसी किसी वेक्टर, तो ये जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इसके बीच जो एंगल बनेगा और बी वेक्टर के जो बीच एंगल बनेगा क्या वो सेम होगा। जैसे एक लाइन मान ले ऐसा है तो यहां कहीं b1 वेक्टर आओगा, यस और नो, और एक कोई लाइन ऐसा है तो यहां कहीं एक b2 वेक्टर आओगा, सोच ले।
तो क्या ये जो एंगल बन रहा है, क्या ये वाला एंगल भी सेम ही है? तो आप बोल सकते हैं कि दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो बेसिकली वो जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके बीच का एंगल ही होता है, हाँ या ना? तो सीधे सीधे लिख दे एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स, देयर पैरेलल वेक्टर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सर फॉर्मूला क्या है? सीधा सीधा फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू v1 वेक्टर डॉट कितना v2 वेक्टर डिवाइड बाय v1 वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड v2 वेक्टर मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली दो वेक्टर के बीच का एंगल की बात हम कर रहे हैं, यस नो? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा आगे थोड़ी सी बात और सोच इसमें कि अगर इफ समझना L1 is perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2, तो इसका मतलब है कि cos थीटा कितना होना है? तो cos थीटा 0 होना है, यानी v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर कितना होना है? ओके, इसी को हम बोलेंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इफ L1 is parallel to L2, L1 is parallel to, तो सीधा सीधा बात है, देन हम बोलेंगे कि b1 और b2 भी आपस में क्या होगा? पैरेलल। तो आप बोल सकते हो देन b1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b2 वेक्टर और b2 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b1 वेक्टर। यस और नो? कोई कंफ्यूजन है? ये बात हो गई किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में? अब हम थोड़ा चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म की चर्चा अगर हम कर ले तो किस तरीके से काम हो रहा है कार्टेशियन फॉर्म? तो कार्टेशियन फॉर्म में पहले हम लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला लाइन L1 x माइनस x1 अपॉन a1 ले रहा है इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 और इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन कितना c1 इज इक्वल टू लैम्डा। यस और नो? दूसरा लाइन हम L2 ले रहे हैं x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन कितना लिख लिया हमने? c2 इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? म्यू। ये दो लाइन है, तब इसके बीच का एंगल अभी भी cos थीटा है, तो cos थीटा का डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं यहीं से b1 डॉट b2 यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 का डॉट प्रोडक्ट। यस और नो? तो हम सीधे लिख रहे हैं क्या आएगा? a1 a2 प्लस का b1 b2 और प्लस का c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर प्लस का c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर और प्लस का c2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। एनी कंफ्यूजन? अब अगर इसमें हम बात कर लें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, तो हम बोलेंगे कि a1 डॉट a2 इज इक्वल टू प्लस b1 डॉट b2 और प्लस c1 डॉट c2 कितना होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लगभग लगभग हर बार यूज होता है। ठीक है, और तीसरी बात कंडीशन ऑफ पैरेललिटी, तो सीधा सीधा बात है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन सर्टेन लैम्डा एनी स्केलर पॉइंट। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन समझ पहले। क्या रहा है आपके पास है फाइंड एंगल बिटवीन दो लाइन है। पहला है r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और प्लस लैम्डा, यहां दिया i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 2k कैप, एंड दूसरा लाइन दिया है r वेक्टर इज इक्वल टू 5j कैप माइनस 2k कैप, 5j कैप माइनस कितना दिया बच्चे? 2k कैप प्लस म्यू मल्टीप्लाइड बाई 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का कितना? 6k कैप। सीधा सीधा लिखते हैं आंसर, सीधा सीधा लिखे, देखें cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट कितना? b2 वेक्टर
डिवाइड बाई b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं किसका, b1 और b2 का। 3 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 और प्लस का 12 आया। डिवाइड बाई नीचे इसका मॉडुलस लिख रहे हैं 1 और 4, 5 और 4 9, ठीक है। और इसका मॉडुलस लिख रहा है 9 प्लस 4 13 प्लस 36, 36 46 से 49। सोच ले तो cos थीटा की वैल्यू आ रही है 4 3 7 12 7 19 अपॉन नीचे आ रहा है 3 और ये आ रहा है 7 7 3 21, हाँ है ना। तो आप बोलोगे थीटा जो आएगा वो cos इनवर्स आएगा ब्रैकेट के अंदर 19 अपॉन व्हाट 20। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, क्या कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा अलग क्वेश्चन हम ले रहे हैं ताकि थोड़ी सी चीजें क्लियर। अच्छा, एक कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख देते हैं समझने के लिए और फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। दो लाइन है हमारे पास, एक दिया x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 कॉमा z इज इक्वल टू 2। हाँ, एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग मिला है, यहां एक नई चीज बताने को मिलेगी। x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2y प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 2। हमें कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम, हमें इसके बीच का एंगल निकालना। अब एक बात बताइए मुझे कि ये जो इक्वेशन है वो तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2। इसमें कोई दिक्कत, लेकिन ये कॉमा z इज इक्वल टू 2 दिया है, कॉमा z इक्वल टू, इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली ऐसा है z माइनस 2 अपॉन कितना, कितना है z माइनस 2 अपॉन कितना 0। समझ में आया? तो जहां कहीं भी ऐसा दिया रहे कॉमा, इसका मतलब उसको इधर लेके आए और नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे z माइनस 2 डिवाइड बाई कितना 0। अगर केवल z माइनस 2 दिया रहता नीचे, मतलब इक्वल टू z माइनस क्या दिया रहता 2, तो नीचे कितना था 1, नीचे कितना था, समझ पा रहे हो? उसी तरीके इस लाइन को अगर हम प्रॉपर फॉर्म में लिखे हैं तो पहले में तो कोई दिक्कत, लेकिन दूसरे वाले में दिक्कत है, तो दूसरे वाले में हम क्या लिखेंगे y प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन किया है तो नीचे आगे कितना हो जाएगा 3/2। बोल आया? नहीं आया? इज इक्वल टू यहां क्या लिखेंगे z प्लस 5 डिवाइड बाई कितना 2 आया। क्या अब आपको a1 b1 a2 b2 c1 c2 सब दिख गया है? तो सीधा लिख दिया cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेगा a1 a2 मतलब 3, यस और नो, प्लस b1 b2 माइनस 2 और 2 कट के माइनस 3 ओनली, और प्लस c1 c2 0 इंटू 2 कितना आ गया, बोल आया, डिवाइड बाई रूट अंडर क्या लिखेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4 और प्लस का 0, और रूट अंडर क्या लिखेगा 1 प्लस 9/4 और प्लस का कितना 4, हाँ है ना। लेकिन ऊपर देख 0 आ रहा है तो सीधा सीधा हम लिख रहे हैं cos थीटा 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, बहुत बढ़िया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे π/2। cos थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी π/2, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यस और नो। कोई कंफ्यूजन है? नोट कर, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है टू प्रूव दैट, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा अलग फॉर्मेट है, इसीलिए हमें बता रहे हैं। कह रहा है प्रूव दैट, हमारे पास एक लाइन है x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, x इज इक्वल टू कितना बच्चे ए वाई प्लस का b। आगे कह रहा है z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी ए दिया है, एंड दूसरा लाइन हमारे पास दिया है x इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, ये दिया है ए डैश वाई प्लस बी डैश, और z इज इक्वल टू दिया है सी डैश वाई प्लस का डी डैश, ये दिया है z इज इक्वल टू कितना दिया सी डैश वाई प्लस डी डैश। आज परपेंडिकुलर
आर परपेंडिकुलर इफ a dash c dash plus 1 equal to 0, a dash plus c dash plus 1 equal to कितना आ जाए 0। अगर ऐसा होगा तो ये परपेंडिकुलर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, परपेंडिकुलरिटी का ही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलरिटी क्या है, तो सीधा सीधा बात है कि हमें लिखना तो वैसे ही है कि इसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0, लेकिन ये उस फॉर्म में दिया नहीं है बेसिकली, ये उस फॉर्म में हमें दिया नहीं। x इक्वल टू ए वाई प्लस बी दिया है, तो हम इसको लिखे कैसे, बेसिकली ये है कि हम थोड़ा दिखा दें। इस लाइन को आप ऐसे लिख रहे हो x माइनस बी अपॉन ए, x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू कितना आ रहा है y आ रहा है क्या, और यहां से आप लिख रहे हो z माइनस बी अपॉन सी इक्वल टू कितना, तो बेसिकली इक्वेशन ऐसा दिख रहा है x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस बी अपॉन सी इक्वल टू सर्टेन लैम्डा। दिखा क्या, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया रहे तो ये बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से हम इसको हम डायरेक्ट लिख रहा हूं, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ये आएगा x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू सीधा सीधे ये y के बराबर ही आ रहा है, तो y अपॉन फिर से कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू z माइनस कितना आ जाएगा d डैश अपॉन कितना c डैश। और ये दोनों लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में क्या है, तो हमें बोलेंगे कि इनका प्रोडक्ट यानी a डैश प्लस 1 into 1 और प्लस b सॉरी c डैश कितना आने वाला है 0, तो a डैश प्लस c डैश प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। फिर अगर परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस के अलग कंसेप्ट पे चले तो कभी कभी बोल देता है कि दो लाइन परपेंडिकुलर है और कोई एक अननोन डाल देगा और उसकी वैल्यू पूछ लेगा, समझ में आ रहा है। तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अपने पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइंस, हमारे पास लाइंस दिया है पहला 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 1 माइनस एक्स अपॉन कितना दिया है 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन दिया है आपके पास 2 लैम्डा इज इक्वल टू ये दिया z माइनस 3 अपॉन 2, एंड दूसरा लाइन हमारे पास दिया है 7 माइनस 7x अपॉन 3 लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 2, सॉरी 6 माइनस z अपॉन 5, ठीक है। आर एट राइट एंगल्स, आर एट क्या दिया बच्चे राइट एंगल्स, राइट एंगल्स मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए परपेंडिकुलर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, लैम्डा की वैल्यू निकालनी, किसकी, तो सीधा सीधा बात है, पहले इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये आपको x माइनस 1 दिखेगा, क्या दिखेगा, और ये जो माइनस 1 हमने कॉमन किया वो नीचे आके माइनस 3 कर जाएगा, हाँ या ना बोल। उसी तरीके से यहां से हम 7 कॉमन करेंगे तो ये y माइनस 2 दिखेगा, लेकिन ये 7 नीचे आके 2 लैम्डा अपॉन 7 हो जाएगा, हाँ या ना बोल। उसी तरीके से यहाँ पे ये z माइनस 3 है रहने देंगे, नीचे 2 है रहने देंगे, पहला लाइन। उसी तरीके से दूसरे लाइन में से हम माइनस 7 कॉमन कर रहे हैं, कितना, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा 3 लैम्डा अपॉन माइनस 7, सोच ले, इज इक्वल टू यहां जो हमारे पास आने वाला है y माइनस 5 अपॉन 1 आने वाला है, और यहां जो आने वाला है वो z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 आने वाला है। और ये दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कितना होना है 0, यानी हम लिखेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना 3 लैम्डा अपॉन माइनस 7 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 1 है, और प्लस यहां है 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 इक्वल टू कितना 0, यानी ये आपके पास आ जाएगा 9 लैम्डा अपॉन 7, सही बात है क्या, और प्लस का ये कितना आ जाएगा बच्चे 2 लैम्डा अपॉन, और माइनस का कितना आ जाएगा 10 इक्वल टू कितना 0। तो हम लिखेंगे 11 लैम्डा अपॉन 7 इज इक्वल टू 10, तो हम बोलेंगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 70/11। क्या ये बात समझ में आई, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 17/11, यानी लैम्डा की वैल्यू अगर 70/11 रख दिया जाए तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है, नोट करें, अगले से चलते हैं।
चलिए तो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। ठीक है, एल्गोरिथम नहीं लिखवाएंगे, सीधे क्वेश्चन से बताएंगे तो समझ लेना। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। थोड़ा सा समझ ले कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रहा है और किसी दो गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है उसके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल। अगर एक लाइन ऐसा है और एक लाइन हमारा ऐसा है तो ये दोनों लाइन से परपेंडिकुलर कौन होगा? ये, और ये क्या होता है? एन वेक्टर ही होता है। एल्गोरिथम ऐसे ही लिखेगा, है ना? तो हम उस पे जा नहीं रहे, हम सीधे क्वेश्चन से समझा रहे हैं दोनों तरीके से। एक क्वेश्चन हम वेक्टर फॉर्म में और एक क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन हम ज्यादातर काम करेंगे कार्टेशियन फॉर्म। किसमें? क्योंकि आसान होता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पॉइंट दिया है हमारे पास -1, 3, -2 एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस। पहला लाइन दिया बच्चे x/1, y/2, z/3 एंड दूसरा लाइन दिया है आपके पास x+2 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू y-1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z+1 डिवाइड बाई 5। y-1 डिवाइड बाई 2 z+1 डिवाइड बाई 5। ये हमारे पास दिया है, तो कह रहा है कि हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से गुजर रहा है और हमारे पास क्या है? इस लाइन के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही? सीधा सीधा कि मान लीजिए जो लाइन है उसका डायरेक्शन, जिसका लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका डायरेक्शन आप ABC मान लीजिए। क्या मान लीजिए? तो मान लीजिए सीधा सीधा इसमें लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन B A, B, C। जैसे ही A, B, C आपने लिखा, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो बना आपके पास। थोड़ा ध्यान से देखना, x+1/a इज इक्वल टू y-3/b इज इक्वल टू z+2/c। सोचा? एक पॉइंट से गुजर रहा है, डायरेक्शन रेशियो हमने ABC मानी है, और ये जो लाइन है ये आपके पास परपेंडिकुलर है इस लाइन के। और तो ये लाइन मान लो परपेंडिकुलर, पहले इसका नाम हम L1 दे देते हैं और इसका नाम हम क्या दे देते हैं? L2। परपेंडिकुलर टू L1, हेंस हम बोलेंगे A मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस B मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस C मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू कितना? 0। पहला इक्वेशन। और अगर ये परपेंडिकुलर टू L2 है, मान ले परपेंडिकुलर टू कितना है? L2, तो हम बोलेंगे A मल्टीप्लाइड बाई दिस दैट इज -3A। नीचे लिख देते हैं, हमें लिखने में आसानी होगा। -3A प्लस 2B और प्लस इक्वल टू, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल होमोजेनियस सॉल्व करने का एकमात्र तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सा? सीधे सीधे लिख दे A मॉड, यहां लिख दिया A लिखा तो 2 2 3 5 इज इक्वल टू B 3 5 1 -3। यस और नो? एंड C लिख दे कितना? 1 -3 एंड 2 2। यस और नो? और इसको किससे इक्वेट कर दे? क्या ये बात समझ में आई? तो यहां से आपको A की जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है 5 दूना 6, सॉरी 5 दूना 10 -6 कितना आ गया? 4 लैम्डा। यस और नो? B की जो वैल्यू दिख रही है वो -9 -5 -14 लैम्डा। और C की जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है 2 और 6 8 लैम्डा। यस और नो? ABC की वैल्यू निकल गई, इस इक्वेशन में पुट कर दे। तो यहां से जो इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हें मिल रहा है वो मिल रहा है x+1 डिवाइडेड बाई कितना? 4 लैम्डा इज इक्वल टू y -3/-14 लैम्डा इज इक्वल टू z+
2 डिवाइड बाई सी कितना है 8 लैम्डा। बोला है सिंप्लीफाई कर लें, डायरेक्शन रेशियो में क्या कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, हटा लें 2 लैम्डा हटा लेते हैं, क्या लगा हटा लेते हैं, तो इक्वेशन दिख रहा है x + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y - 3 डिवाइड बाई -7 इज इक्वल टू z + 2 डिवाइड बाई 4 और इज इक्वल टू इधर हम कुछ लिख देते हैं म्यू, क्या लिख देते हैं, जहां पे म्यू की वैल्यू जो है वो बेसिकली 2 लैम्डा के बराबर है। यस और नो, क्या ये बात समझ में आई कि कैसे हम निकाल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है इसमें। अब जैसे मान ले इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें, किसके फॉर्म में, जैसे एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू हमारे पास एक पॉइंट दे दिया, कितना दे दिया बच्चे 2 - 1 3, कितना दे दिया बच्चे 2, -1, 3, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, हमारे पास लाइन के परपेंडिकुलर जो है वो है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और प्लस लैम्डा, बी वेक्टर जो इसके केस में दिया है दिया 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस का कितना दे दिया के कैप, एंड हमारे पास दूसरा लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप और प्लस म्यू, इसका बी वेक्टर दे दिया आपके पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब एक बात बता, जो अभी समझा रहे थे कि अगर कोई लाइन इस दो लाइन के परपेंडिकुलर है तो b1 क्रॉस b2 के पैरेलल है, यस और नो, हाँ है ना, तो सीधे सीधे लिख दे कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है किसके b1 क्रॉस b2 के, इसीलिए जो रिक्वायर्ड लाइन का वेक्टर, जैसे इसका इक्वेशन लिखेगा ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेगा तो यही लिखेगा ना r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस का क्या लिखेगा लैम्डा b वेक्टर, हाँ है ना, तो यहां बोलेगा ना हियर b वेक्टर इज पैरेलल टू क्या लिखेगा b1 क्रॉस b2 वेक्टर, यस और नो, तो सीधे सीधे पहले निकाल ले b1 क्रॉस क्या निकाल ले b2, काम वही कर रहा है i कैप j कैप k कैप, b1 हमारे पास है 2 - 2 1 और b2 हमारे पास है 2 - 2 सॉरी 1 2 2, कितना 1 2 2 इज इक्वल टू कितना लिखेगा 4 और प्लस 2, ये हो जाएगा 2 2 जा सॉरी -4 - 2 -6 आई कैप, j लिखेगा तो 2 2 जा 4 और -1 प्लस का कितना 3 j कैप, लेकिन ये भी माइनस का है ना, और k कैप लिखेगा तो ये हो जाएगा 4 और प्लस का 2 कितना प्लस का 6 k कैप आ गया, और a वेक्टर तो दिया तो सीधे सीधे इक्वेशन लिख दिया r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर कितना आ जाएगा 2 i कैप माइनस j कैप प्लस का 3 k कैप प्लस लैम्डा, और b वेक्टर की जगह लिख दे -6 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस का कितना 6 k कैप, और सिंपलीफाई करके लिख दे इसको 2 i कैप माइनस j कैप प्लस का 3 k कैप, और यहां से कॉमन कर ले कितना 3 कॉमन कर ले तो म्यू लिख दे, और म्यू की जगह कितना लिख दे 2 i कैप माइनस 2 i कैप, हाँ -2 i कैप माइनस j कैप और प्लस का कितना 2 k कैप, जहां म्यू की वैल्यू तुमने क्या ले लिया है -3 लैम्डा, म्यू की वैल्यू क्या ले लिया है -3 लैम्डा। ठीक है, 3 कॉमन हो सकता था ना, हाँ ठीक, क्लियर है कैसे निकालना है, कोई भी लाइन जो किसी एक पॉइंट से गुजर रहा हो और दो लाइन के क्या हो परपेंडिकुलर हो, ये सेम चीज हम प्लेन में जाके पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू गिवन ए प्लेन, तो ये सारा चीज जो है बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा वहां प्लेन में भी, सेम यही मेथड वहां भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि वहां भी डायरेक्शन रेशियो क्या हो रहा होगा 0 हो रहा होगा, समझ में आ रही बात, नोट करेगा फटाफट, आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट इंटर